नमस्कार सभी को वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया वानी की पेशकश कॉन्वर्जेशंस विद विजनरीज पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुभाषनी प्रभाकर वानी की प्रोग्राम्स टीम से। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भंवर सिंह जी, जो विकास क्षेत्र में 46 वर्षों की शानदार अनुभव के साथ एक दिग्गज हस्ती है। भंवर सिंह आस्था संस्था के सचिव और संस्थापक सदस्य है। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, वन अधिकार अधिनियम, पैसा और मनरेगा से संबंधित प्रभावी सुशासन और एनजीओ प्रबंधन को बढ़ावा देना शामिल है। जी, भंवर सिंह जी, हाँ। राजस्थान का बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर है एंड हेरिटेज है। तो हम्म। आपका बैकग्राउंड इससे कैसे रिलेटेड है? कुछ अनुभव आप इसके बारे में बताएंगे? हम लोग मैं मेरा बचपन से यानी 15 साल के बाद मैं इस एनजीओ सेक्टर के साथ मेरा जुड़ाव रहा है। और हम लोग जो स्कूली शिक्षा के समय में से रात को आके प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाते थे और दिन में स्कूल जाते थे, तो मेरा एक जुड़ाव शुरू से हो गया। और एक समझ भी बनती गई उसमें कैसे इलिटरेट लोगों को पढ़ाना, शाम के टाइम पे प्रौढ़ लोगों को पढ़ाना, महिला पुरुषों को पढ़ाना करना, तो हम लोग करते थे, 2 घंटे की क्लास लेते थे। तो 1971 के बाद ये शुरुआत मेरी हुई और थोड़ा समझते गए कि क्या स्थितियां हैं राजस्थान की। तो एक तो ये जुड़ाव की प्रक्रिया है। तो एक जो हमारे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन सेवा मंदिर है उसके साथ पहले सबसे पहले जुड़ा हुआ, फिर मेरी एजुकेशन भी होती रही। और 1977 में मैं एज ए फील्ड सुपरवाइजर के रूप में सेवा मंदिर के साथ जुड़ा, जिसमें हम लोग जो अनुभव था प्रौढ़ शिक्षा का, उस अनुभव को लेकर लिटरेसी क्लासेस चलती थी तो उसको हम सपोर्ट करते थे, देखते थे। तो एक एक सुपरवाइजर के साथ 30-30 सेंटर थे और उनको हम महीने में 15-20 दिन हर एक सेंटर पे जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, क्या समस्याएं हैं, किस तरह की संस्कृति है। तो खास तौर से आदिवासी इलाके की और दूसरे इलाके में दोनों तरह की अनुभव मेरे साथ जुड़े रहे। तो एक तो शुरुआत का दौर में बताया कि हम लोग, मेरा तो स्कूली शिक्षा के साथ ही जुड़ाव रहा, और बाद में ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में शुरुआत हुई कि कैसे गांव में पानी होगा, फॉरेस्ट्री खत्म हो गई है तो कैसे पानी होगा, तो क्या होगा। तो इस तरह से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम भी किया खुद ने, और थोड़ा इंटीग्रेटेड वर्क के रूप में जो है अ, शुरुआत हुई। तो एक ये अनुभव था। और धीरे धीरे ये समझ में आया कि कृषि, ये जो वानिकी और लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो भी आजीविका के संसाधन को विकास कैसे हो सकता है, उसमें संस्था ने, सेवा मंदिर संस्था ने योगदान दिया। तो मेरा भी उसमें काफी अनुभव हुआ और हम लोग आगे बढ़े। और बाद में जाके ये हुआ कि प्रोग्राम बेस नहीं चल के लोगों को पहले एम्पावरमेंट किया जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए, उनके संगठन बनाए जाएं, समूह जोड़े जाएं। तो उस प्रक्रिया में आगे बढ़े और ये मेरा करीब 10-12 साल का अनुभव उनके साथ इस तरह के कामों में रहा। और फिर हमने आस्था उसके बाद बनाई। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट बैकग्राउंड में बता रहा हूँ आपको कि हम्म, ये हम्म, रहा। और राजस्थान की कल्चर के बारे में अगर देखते हैं तो राजस्थान में परंपरागत रूप से एक बात तो साफ थी कि महिलाओं का जो किसी भी विकास के कार्यक्रम में भागीदारी ट्रेडिशनल रूप से नहीं ली जाती, एक तो ये बात थी। और कुछ ऐसे कस्टम्स और रिवाज बने हुए थे जिसके कारण जो है जो अलग तरह की स्थिति थी। और कुछ ऐसी बातें 10-12 साल के अनुभव में ये भी आई कि जो एक फ्यूडल एटीट्यूड वाला मामला भी आया कुछ जगह में, और उसके खिलाफ भी लोग बाद में जाके उन्होंने आवाज उठाई। और कुछ हद तक वो उस मतलब एक बंदिश से बाहर भी निकले, जहां पर जी, उनको दबाया जाता था। उनके जमीनों के बारे में हो, चाहे उनके ऋण ग्रस्तता की बात हो, चाहे उनके कोई डिसीजन लेने की बात हो। तो खास तौर से आदिवासी समुदाय के साथ जो 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 अपर कास्ट का जो लोगों का जो एटीट्यूड, जो व्यवहार था, वो अलग तरह का था। इस कारण से भी लोगों के साथ जो काम हमने किया,
कि लोग अपनी बात कहें उनके सामने, या लोग प्रशासन के सामने भी अपनी बात कहें। लोग दबाव में अपनी बात कहते नहीं थे, कोई कंप्लेन नहीं करते थे। तो ये एक छोटे छोटे मुद्दे और कुछ बड़े मुद्दे सामने आए, तो हमने इस पर भी बाद में जाके काम किया। तो दोनों तरह की बातें थी, महिलाओं को पीछे रखने की, पुरुष प्रधानता की, फ्यूडल एटीट्यूड एटीट्यूड जो के से भी जूझने की बात भी लोगों के साथ शुरुआती दौर में। 77 से लेके 86 तक का ये दौर था। और फिर हम लोगों ने आस्था बनाई थी 1986 में। जैसे हम अभी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे सभी को पता है कि राजस्थान में वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड मैरिजेस को लेके काफी इश्यूज है अभी भी, मुझे ऐसे हम्म। लगता है। जी। तो आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इस मुद्दे के ऊपर कैसे काम किया है, क्या स्ट्रैटेजीज थे आपके? आ, हमारा जो जो आस्था बनने के बाद और आस्था बनने के पहले, आस्था बनने के पहले जो भी प्रोग्राम सेवा मंदिर के साथ थे, उसमें हम कोशिश करते थे कि महिलाओं को जोड़ें, भागीदारी करें। तो कुछ हद तक कहीं 10%, 20% इस तरह की महिलाओं की भागीदारी रहती थी। और आस्था बनने के बाद हमने विशेष प्रयास इस तरह से किए कि एसएचजी ग्रुप के साथ काम शुरू किया। और वहां पर हम बात करते थे कि बच्चियों की जो पढ़ाई होनी चाहिए और चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए। आदिवासी इलाकों में ये जो समस्या है बाकी दूसरे इलाके से थोड़ी कम नजर आती थी, फिर भी 16 साल से लेके 20 के बीच में आदिवासी इलाकों में भी लड़कियां फ्रीली, उनके जो शादी करने का वो चली जाती थी भाग के घर से और शादी कर लेती थी। तो ये एक अलग तरह का रिवाज था। तो हमने एक काम ये किया कि पहले महिलाओं को हमारे संगठन में या समूह में कैसे जोड़ें। तो हम्म। पुरुष, हम शिविर करते थे तो पुरुषों को पीछे बिठा के और महिलाओं के साथ 3 3 दिन के जब शिविर करते थे, तो पुरुषों को बताते थे कि देखिए हम आप महिलाओं के साथ जो बातचीत कर रहे हैं आप इसको समझो। तो पहला शिविर किया था जिसमें करीब 45 महिलाएं थी, और उनके हस्बैंड को भी बुलाया, पतियों को भी बुलाया कि भाई आप भी आइए। तो हमने चाइल्ड मैरिज पे बात की, हमने महिलाओं की समस्या पे बात की, उसके घूंघट प्रथा पे बात की, गरासिया और आदि गमेती महिलाओं के आपसी भेदभाव के बारे में बात की, फिर गांव के विकास के बारे में बात की। तो ये अलग अलग मुद्दों पे बात करते रहे, तो पुरुषों को लगा कि हाँ ये बात तो ठीक है, करना चाहिए। तो उन्होंने हम्म। उसके पहले ये वो उनसे सीधे बात करने में भी हमें दिक्कत थी आदिवासी इलाके में। तो नया इलाका लिया था हमने, कोटरा ब्लॉक आदिवासी इलाका, जिसमें हमने काम शुरू किया था 86 में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, हमारी महिलाएं फिर गांव में घूमेगी या मीटिंग करेगी तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये एक्सेप्टेंस हमने लेने की कोशिश की एक स्ट्रेटेजी के रूप में। फिर धीरे धीरे कुछ एक्सपोजर भी करवाया, दूसरी जगह ले जाया जहाँ पर महिला ग्रुप एक्टिव थे। तो ये भी था, महिलाओं के मन में बहुत सारा डर था, बातचीत नहीं करना, कहीं हमारा ऑपरेशन तो नहीं कर देंगे, कई सारी शंकाएं थी। धीरे धीरे उन शंकाओं को निकाला, और बाद में हम्म। जाके वो उन महिलाओं में से कुछ ऐसी लीडर्स निकली जो आगे हमारे जितने भी कैंपेन या मूवमेंट हुए उस मूवमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया, और पुरुष लीडरों से भी ज्यादा अहम रोल उन्होंने निभाया। तो एक तो हमने एड्रेस किया कि महिलाओं के समूहों और संगठनों में जोड़कर उनके साथ चाइल्ड मैरिज का विशेष काम किया। दूसरा प्रयास था हमारा, ये राजसमंद जिला जो है ज्यादा ट्राइबल प्लस दलित मिक्स है, और इसमें गुर्जर और ये ज्यादा कम्युनिटी है, राजपूत गुर्जर कम्युनिटी, जिसमें चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होती है। तो महिला मंच एक महिलाओं का एक मंच संगठन बनाया, और महिला मंच के थ्रू जो भी कैंपेन करना, अवेयरनेस लाना, महिलाओं के साथ बातचीत करना, तो महिला मंच की लीडर्स का एक पूरा एक लीडर कलेक्टिव लीडरशिप ग्रुप बनाया था। तो उन्होंने वहां पर विशेष प्रयास किया, तो वहां पर काफी अफेक्ट हुआ। तीसरा प्रयास ये था कि सरकार के साथ जब ये जो आका तीज और ये जो खास अवसर होते हैं जहाँ चाइल्ड मैरिज का दिन होता है, उस समय पूरा एक दल बना के गांव गांव में इसकी प्रचार करना कि आप चाइल्ड मैरिज नहीं कराएंगे, और अ, समुदाय के साथ इंटरेक्शन करके ये है। तो इसके पे एक एक मुद्दा ये था कि इसके पीछे क्या है, मतलब चाइल्ड मैरिज के पीछे क्या है। तो 2 3 तरह की बातें आई। एक तो ये बात आई कि आर्थिक स्थिति परिवार की बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण 2 या 3 बच्चे बच्चियों को एक साथ शादी करवा देते हैं। और हम्म।
दूसरा ये कि बड़ी लड़की को शादी कराएं तो छोटी को भी साथ करा देंगे तो कम खर्चे में हो जाएगी। तो ये सारे कारण जब समझ में आए तो इसमें फिर हम समुदाय के साथ बातचीत की। कुछ समुदाय ने बाद में जाके सामूहिक विवाह का भी मतलब प्रचलन चालू किया, लेकिन शुरुआत के दौर में तो फिर ये इसी पे काम करते रहे हम लोग। और खास तौर से प्रशासनिक तौर पे भी कुछ टाइटनेस की थी, लेकिन उससे ज्यादा हेल्प नहीं मिलती थी। कम्युनिटी के अवेयरनेस से ही ज्यादा हेल्प मिली आगे जाके। तो थोड़ा रिवाज बदला उसमें। और एक और चीज की थी कि हम लोगों ने जब काम शुरू किया उस समय हम स्कूलों में जाके देखते थे, तो एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, कोई 5 लड़कियां या ज्यादा से ज्यादा 10 लड़कियां मिलती थी पूरी 5 क्लास में। लड़कियां बहुत कम, परसेंटेज बहुत कम। तो हम्म। जो महिला समूह जुड़े थे उन महिला समूहों के साथ, संगठन के साथ हमने लड़कियों को पढ़ाने का एक बहुत जबरदस्त उनके साथ सारे हमारे शिविरों में, ट्रेनिंग्स में कहा कि आपकी लड़कियों को आप पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं। इसमें काफी बहस चर्चाएं हुई और महिलाओं ने कहा नहीं नहीं, हम हमारी बेटियों को पढ़ाना चाहती हैं। तो आगे वाला जो टाइम हमारा आया उसमें ये हुआ कि स्पेशल कुछ प्रोग्राम भी हमने चलाए कि जो लड़कियां 9 to 14 ईयर लड़कियां कभी स्कूल भी नहीं गई, उन लड़कियों का 7 महीने का आवासीय हमने कोर्स शुरू किया, जिसमें हमने करीब 400-500 लड़कियों को उसमें 7 महीने तक 5 क्लास तक पढ़ाना। तो लोक जुम्बिश प्रोग्राम था 2007 के आसपास, उस समय भी किया और उसके बाद भी किया। तो उस इलाके में उस शिविरों में से निकली हुई लड़कियां जब पहली बार जब शिविर किया और जब गांव में वापस गई और उनका उनका मतलब वेलकम गांव के लोगों ने किया कि ओ हमारी बेटियां पढ़ के आ गई है, तो एक बड़ा माहौल उसमें क्रिएट हुआ। हम्म। तो एक जो शिक्षा में लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट और 7 मंथ का जो रेजिडेंशियल कोर्स का जो स्ट्रेटेजी थी वो काफी उपयोगी रही। तीसरा एक और प्रयास हमने ये किया कि जो महिलाएं समूह में जुड़ी हैं उनके लीडर्स हैं, वो लीडर्स एसएचजी ग्रुप चलाती, कुछ काम करती, तो उनको पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उनको कभी किसी विभाग में जाने में से उनको हिचक होती, डरती कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं क्या बोलूंगी, या मैं एसएचजी का हिसाब कैसे रखूंगी। तो हमने ये लीडर्स का लिटरेसी कोर्स भी शुरू किया, जिसमें 21 दिन का कोर्स का डिजाइन किया गया। 7 दिन 7 दिन और फिर मतलब 7-7 दिन का कोर्स था। लास्ट वाला 5 डेज करते थे, बल्कि 7-8 दिन का ऐसा। ये तो उसमें उन महिलाओं को हम लोग रेजिडेंशियल, हमारे ट्रेनिंग सेंटर जब बन गया था तो उसमें रेजिडेंशियल कोर्स में पढ़ाते थे। तो वो काफी महिलाएं उसमें अपना गणित और पढ़ना लिखना, अपनी छोटी सी डायरी मेंटेन करना वो सीख गई। तो वो लीडरशिप का काम करती थी और जब थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। तो उससे उनकी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो लड़कियां जो स्कूल जाने लग गई और संगठन में एक माहौल बन गया। तो कई अलग अलग हमने इसके लिए प्रयास किए और उसके साथ साथ चाइल्ड मैरिज को रोकने के भी प्रयास इसके साथ किए कि लड़कियों को आप छोटी उम्र में शादी नहीं कराएंगे तो आगे जाके वो करेंगी। तो उसमें से बहुत सी लड़कियां नर्स बन गई, उसमें से मेड का काम करने लगी नरेगा में, उसमें से कुछ लोग, कुछ में लड़कियां अच्छी पढ़ के अपने एसटीसी में चली गई, टीचर बनी। तो ये एक दौर था जिसमें से हमने काफी सारा प्रयास अलग अलग तरीके से किया, तब जाके थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ। फिर भी समस्या तो आज भी है, दलित समुदाय में भी है, गुर्जर समुदाय में भी है, जाट समुदाय में भी है, कि अभी वो चुपके चुपके कहीं कहीं शादी करवा भी लेते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय में फिर भी लोग तो उनसे कम है, ऐसा है कि कम चाइल्ड मैरिज करते हैं। और लेकिन वहाँ दूसरी दूसरी प्रक्रिया चालू होगी कि थोड़ा फ्री मेल मिलाप लड़के लड़कियों का होता है मेलों के दौरान, तो वो वहां से भाग जाते हैं, फिर वो साथ ओ, रहते हैं, शादी बाद में करते हैं। तो ये एक दूसरा माहौल थोड़ा बना उसके बाद में, तो ये चल रहा है। तो ऐसे ऐसे काफी सारे प्रयास हमने इस मामले में किए। जी, बहुत ही बढ़िया। जो वो चेंज दिख रहा है ना कि पहले हाँ औरतों के बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन जो हाँ चाहते हैं कि आगे बढ़े और स्कूल में एडमिशन ले और आगे की पढ़ाई करे, वो चेंज आप लेके आए हैं, वो इम्पैक्ट जो लेके या आए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। एक इस पे आर्ट, एक कोटरा में एक नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के एक जोशी जी थे, रामचंद्र जोशी क्या नाम उनका। तो हम्म। उन्होंने कोटरा को लेके, क्योंकि आस्था ने 1986 में काम शुरू किया, उसके पहले वो हम्म। लोग भी वहां पर एक ग्रुप के साथ काम करते थे और फिर आस्था ने बाद में उनके साथ भी बातचीत की। लेकिन हमने उसके बाद 20 ईयर के बाद उनको एक बार बुलाया। हम लोग साल में एक मेला करते थे,
मिलन मेला करके, उसमें लड़के लड़कियां एग्जीबिशन लगाते, महिलाएं आती, पुरुष आते। तो शुरू में 1/3 के आसपास रेशो था, धीरे धीरे वो रेशो बढ़ते बढ़े 50% पहुंचा, और 50% से भी क्रॉस हो गया। मतलब इस मेले मिलन मेले में 60% महिलाएं होती है और 40% पुरुष होते हैं। तो इस लेवल पे पहुंचा। उस मेले में जो माहौल बनता, लड़कियों को पढ़ाने का, महिलाओं को आगे बोलने का, महिलाओं को अवसर देने का, तो उसमें रामचंद्र जोशी ने एक लेख लिखा पूरा कि आफ्टर 20 years ऑफ कोटरा ब्लॉक, जहां पर महिलाओं, जहां स्कूलों में कभी लड़कियों को 5-7 देखते थे, 10 देखते थे शुरू के दौर में, हमने शुरू किया जब 3% लिटरेसी थी कोटरा में, लेकिन 20 साल बाद में वो परसेंटेज जाके 40%, 50% तक पहुंचने लग गया। और आज वो माहौल काफी बदला। तो वो लेख उन्होंने हिंदू में या जनसत्ता में एक आर्टिकल दिया था उन्होंने। प्रभाष जोशी ने एक लेख लिखा था, उनको भी हम वहां ले गए थे हमारे फील्ड इलाके में कोटरा में। तो उन्होंने लिखा था जो हमारा मेला है उसको और होली के साथ जोड़ के एक पूरा जनसत्ता में बड़ा सा आर्टिकल लिखा कि होली आई रे। तो उसका एक गाना बना के उन्होंने, जो महिलाओं ने गाया उसी गाने को वो किया था। और जो टोटल लिटरेसी का प्रोग्राम सरकार ने चलाया था, उसमें भी हमने बड़ा रोल किया था। और महिलाओं के ऐसे गाने बनाए जिसमें कि वो गाने गांव गांव में फैल गए। ऐसे गाने जैसे कि एक लड़की पिताजी को कह रही है कि बापा भणवा दे रहे बापा, हम्म। मतलब पिताजी को कह रही है कि मुझे पढ़ने दे रहे, ये मौका आया मुझे पढ़ने देते। ऐसे कुछ गाने हमने बनाए। वो गाने पूरे इलाके में लड़कियां महिलाएं वो अपने अलग अलग अवसरों में वो गाने लग गई, कुछ डांस करती थी उसमें गाने लगी। तो मतलब कई फ्रंट पे अलग अलग तरीके से काम किया। और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग, महिलाओं ने बड़ा योगदान दिया, महिलाओं ने बहुत लीडरशिप रोल में काम किया। हम्म। तो ये टोटल लिटरेसी के काम में तो हम सरकार के साथ भी जुड़ के काम किया। तो ये भी था। तो कई सारे प्रयास अलग, अच्छा सर, ये सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट, हम सरकार, ये जो हाँ। टोटल लिटरेसी वाला कैंपेन था जो जिला कलेक्टर करते थे, हाँ। तो हमने बड़े हाँ। बड़े हाँ। प्रोग्राम, जो पद यात्रा के प्रोग्राम किए, जिसमें वो गांव गांव जाना दल लेके, है ना। तो अच्छा। वो टोटल टीएलसी, टोटल लिटरेसी प्रोग्राम है सरकार के साथ किया। बाकी उसके हमने हमारे स्तर पे काफी सारे प्रोग्राम किए, लेकिन वो सरकार के साथ भी कुछ कोलोब्रेशन हमने किया, तो उससे काफी कुछ हेल्प भी मिली। और सरकारी लोगों को भी इन्वॉल्व किया कि कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। जी। जी सर। सर, ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन से स्पेसिफिक लोकेशंस में काम कर रहे थे और कर रहे हैं अभी? हम राजस्थान में आस्था की शुरुआत, राजस्थान में उदयपुर जिले में आस्था है बेस। और हमने शुरुआत में काम उदयपुर जिले से किया, कोटड़ा ब्लॉक, एक ब्लॉक से किया। 7 साल तक हम एक ब्लॉक में रहे, उसके बाद काम का विस्तार हुआ। और उदयपुर के साथ दूसरे जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पाली, ये 4 जिलों में खास तौर से हमारा फोकस अभी इस समय है। और राजस्थान के लेवल पे राजस्थान में एकल नारी का जो काम हमने 98 से शुरू किया, जो विधवा और सेपरेटेड वुमेन है, परित्यक्ता हैं, तो एक विधवा महिलाओं की समस्याओं को लेकर अलग से संगठन राजस्थान लेवल का बनाया, एकल नारी शक्ति संगठन, जिसमें करीब 90,000 से भी ज्यादा महिलाएं आज भी जुड़ी हुई हैं। और वो आज कोटा इलाका है और उदयपुर इलाका, तो उसका एक फेडरेशन संगठन, राजस्थान एकल नारी संगठन जो है, उसको बनाया। उसमें विधवा महिलाओं की जो दुख भरी कहानियां हैं, पहला सम्मेलन 98 में किया था, उसमें बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली। तो महिलाओं ने हम्म। निर्णय लिया कि हमारा एक संगठन बनना चाहिए, तो वो राजस्थान में है। तो वो अलग अलग इलाकों से महिलाएं जुड़ी, पहले ब्लॉक कमेटीज थी, जिला कमेटी थी, आज वो पंचायत लेवल पे 500 पंचायतों से भी ज्यादा लेवल पे काम कर रही है। तो वो एक अलग, हमने आस्था की एक रणनीति हुई, एक स्ट्रेटेजी ये रही कि संगठन बनाना और उसको स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए अवसर देना, ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट आगे काम कर सके। तो एकल नारी संगठन आज स्वतंत्र रूप से अपने आप काम कर रहा है। इसी तरह से आदिवासी संगठन भी हमने बनाए अलग अलग जिलों में, जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पाली में है, जो अपने अपने इलाके में आज भी काम कर रहे हैं। और कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ आस्था के साथ उनका जुड़ाव है, तो ये अच्छा। मदद देते रहते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप इतने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, अलग अलग चैलेंजेस फेस किया होगा। आप अपने आप को कैसे प्रेरित करते हैं? सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारे को लोगों से मिलती है, जो गांव फील्ड में हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। हम्म। और उसके कई सारे उदाहरण हैं।
जो हमारा बिफोर आस्था एंड आस्था बनाने के बाद, आस्था बनाने के बाद के अनुभवों में मैं एक दो उदाहरण बताता हूँ कि जब हम लोग नया इलाका लिया, नया फील्ड लिया, हमारी हम्म। आइडेंटिटी पहचान बनाने के लिए हम गांव गांव पैदल घूमे, साइकिलिंग से घूमे। तब लोगों ने पूछा कि आप, अच्छा आप कौन है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो हमने अपना परिचय दिया कि हम एक छोटी सी संस्था बनाई है आस्था, और आपके इलाके में काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो आप क्या काम करोगे? हमने कहा जो भी मुद्दे आपके हैं, जो भी समस्या हैं, उसके साथ काम करेंगे। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, अरे क्या करेंगे, ये पता नहीं क्या देने वाले, आप क्या हम्म। दोगे? हमने कहा देने वाले हम नहीं हैं। हम्म। तो फिर विश्वास नहीं होता था। फिर पद यात्राएं की, पद यात्राओं में कुछ मुद्दे निकल के आए, ड्राउट की समस्या थी, और उनकी मिनिमम वेज की समस्याएं थी, पानी की दिक्कत थी। तो इस तरह के मुद्दों पर जब चर्चाएं शुरू की पद यात्राओं के बाद, जब लोग जुड़े, तो उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ, आस्था हमको वास्तव में मदद कर सकती है। तो जो काम हम फील्ड में लेवल पे जो करने लगे, उसी से हमें एक तो प्रेरणा मिलती है, और आज भी हम लोग जुड़े हैं। तो इसके बाद हमारे पूरे 38 साल में इतने सारे मुद्दों पर काम किया है कि इवन द ग्रास रूट लेवल पे, फील्ड पे काम करना, स्टेट लेवल पे कैंपेन के साथ काम करना, और नेशनल लेवल पे भी हमारा ट्राइबल इश्यूज पे काम, FRA वगैरह, जब इसका कैंपेन था तो हम बहुत सारा काम पार्लियामेंट्री मेंबर के साथ भी इंटरेक्शन करना, संवाद करना, उनको कैसे सपोर्ट में लेना, तो बहुत सारा काम हम लोगों ने किया। तो ये जो लोगों के तकलीफ या मुद्दे या समस्या हैं, उसके साथ जो लगातार जुड़ाव रहने से हम लोग जिस तरह के काम कर पाए, जिस तरह की लोगों में लीडरशिप निकालना, उनके साथ जुड़कर काम करना, तो कभी कभी ये भी लगता है कि जो लोग पहले कुछ बोल नहीं सकते थे, जो लोग वीडियो ऑफिस में नहीं जा सकते थे, जो कलेक्टर से बात नहीं कर सकते थे, आज वो लोग इतने एम्पावर्ड हैं कि वो खुद जाके अपनी बात कह सकते हैं, लीडरशिप लेते हैं, हजारों लोगों के बीच में वो अपना बात कह सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। तो कई सारे लीडर्स, लीडर कार्डर ऑफ लीडर, मतलब कितने ही सारे संगठनों के लीडर्स तैयार हुए हैं जो अपना काम करते हैं। तो ये देख राइट। के लगता है कि हम जिस तरह का काम करना चाहते थे, संगठन बेस काम, जो है आगे बढ़ाना, मुद्दों पर आगे काम करना, तो ये हमारी प्रेरणा लोगों से मिलती है मोटे रूप से। उनको, अब अगर हम, आप देखते हैं कि आप 30 ना ना 48 या 50,000 लोगों को जब लैंड मिला है, उनको फॉरेस्ट लैंड का उनको इंटाइटलमेंट मिला, करीब 200-250 गांव में ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का टाइटल मिला, तब पता लगता है लोगों को, साथ जब बात होती है तो उनको लगता है, उनको भी खुशी होती है कि देखिए हमारे हाथ में कितनी वैल्यूबल लैंड है, और हम उस पर हमारी आजीविका चला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जो करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, या लोगों के साथ जो काम करना चाहते हैं, उसका जब रिजल्ट दिखता है, तब हमको लगता है कि नहीं, हम लोग उनके साथ जुड़कर कुछ कर पाए। हमने कभी हम्म। ये नहीं सोचा कि हम उसकी लीडरशिप लेंगे। हमने कहा नहीं, लीडरशिप हमारी नहीं होगी, लीडरशिप लोगों की होगी। तो हमने लोगों की लीडरशिप को आगे लाने का काम किया, और हम सिद्धांत ये है कि जिनकी समस्या है वही लीडरशिप लें, उस सिद्धांत पे ही काम किया। और हमने कहा भी हम कभी भी वोट की राजनीति में या चुनाव में खड़े होने की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन पंचायत में आप लोग खड़े होके वार्ड पंच बनिए, सरपंच बनिए, तो हम सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा काम करेंगे तो हम। और खास तौर से हमने महिला सरपंच जब इलेक्ट होके चुनाव जीत कर जब पंचायतों में गई, तो उनको पुरुष प्रधानता के कारण वहाँ कुर्सी नहीं देना, सरपंच की जिम्मेदारी पुरुष लोग निभाते थे। उस दौर में जो काम किया, उसमें कई सारी महिला लीडर हमारे संगठन से भी उसमें सरपंच बनी, तो उनके उदाहरण लेके दूसरी महिलाओं को सिखाते थे कि भाई देखिए, ये महिला कर सकते तो आप भी कर सकते। तो पुरुष पति वाला जो मामला चल रहा था, उसको बहुत रिड्यूस किया, कम किया, और महिलाओं को भी, आप महिलाओं की जिम्मेदारी है, सरपंच बन गई है तो उसको फुल प्लेस काम करने का मौका दीजिए। तो उन महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम किया कि आपकी, आपका कर्तव्य क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो वो लोकल पंचायतों के साथ काम किया। फिर बाद में जाके हमने ये भी किया कि ग्राम सभाएं होती हैं, उन ग्राम सभाओं में जो है महिलाएं आती ही नहीं है, तो उसकी विशेष तैयारी करके महिला समूह से ग्राम सभा में महिलाएं जाएं और अपनी बात कहें, महिलाओं के मुद्दे को ग्राम सभा में उठाना, और उसमें चर्चा में शामिल करना, और उसके समाधान में सरपंच और वार्ड पंचों की मदद लेना, सरकारी कर्मचारियों की सहयोग लेना। तो ये सारे काम हुए। और इसके साथ साथ जो पंचायतों के साथ जो हमारा
जो विशेष काम रहा था कि नरेगा को लेके और उसमें सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को लेकर, तो बहुत सारा काम हम कैंपेन के माध्यम से भी किया और आस्था ने अपने स्तर पे भी किया। तो काफी सारे एफर्ट इस तरह से लोकल पंचायतों के साथ भी रहा, और इसमें जो भी मुद्दे थे उसको आगे लाने में हमारा बड़ा रोल रहा है। सर, आप बेसिकली बूतला विलेज से बिलोंग करते हैं ना? सर, वहां पर आपने मतलब आप अभी वहीं पर रहते हैं, या आप वहां पर भी आपने कुछ चेंजेस देखा है इतने सालों में? जी, उसके बारे में कुछ बताइए, उस विलेज के मैं बारे में। अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ। हर हफ्ते में 1 या 2 बार गांव में जाना होता है। उदयपुर में भी रहते हैं और गांव में भी रहते हैं, तो हमारा परिवार गांव में सेटल है और उदयपुर में हम्म। भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। उस गांव में जो बदलाव की जो बात है, मैं उस गांव में 1988 में मैं वार्ड पंच भी रहा, और मैं आस्था हम्म। में था तब एज ए उसमें पंचायत में। शुरुआती अनुभव था, 1988 का बात है। उसके बाद में तीन दो दो चुनाव हुए, जिसमें मैंने जो रोल किया कि मैं कभी अब सरपंच का मैं अनुभव हुआ तो सरपंच में या इस पे चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं दूसरे साथियों लोगों को चुनाव के लिए कहूंगा कि वो लड़ें। तो 1 2 बार तो हम असफल रहे, लेकिन 2004 में हमारे एक यंग लीडर को सरपंच बनाया, और उसके माध्यम से हमने जो आरटीआई है, नरेगा है, इस तरह के जो आगे जाके जो काम हुए, उसमें काफी सारा पंचायत में काम हुआ। और अभी रिसेंटली लास्ट 5 ईयर में एक और साथी को सपोर्ट किया, वो सरपंच बना। इसने बहुत अच्छा काम किया कि उस पंचायत में पूरा जो, एक तो खास तौर से ये जो वृक्षारोपण का पूरा टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने काम किया, लेकिन खास तौर से जो अलग अलग हमारा बड़ा गांव है काफी, अच्छा। और उसमें अलग अलग इलाके की समस्याओं को लेकर और पर्यावरण को लेकर जो काम हुआ, पानी रोकने के जो काम हुए, आज उस गांव में काफी तस्वीर बदल चुकी है। काफी वहां पर लोग, दूसरे लोग भी कहते हैं कि हम आपके यहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि तालाब के आसपास जो ग्रीनरी है, जो पेड़ पौधे लगाए हैं, उसको संरक्षण किया है। पहाड़ी पे चरागाह जमीन थी, उसको संरक्षण किया है। तो एक तस्वीर काफी बदली है। तो एक तो ये फिजिकली मैं बता रहा हूँ कि आपको इलाके वाइज काम करने में 2 3 टर्म्स में मैंने बैक सपोर्ट करके जो भी जो नए सरपंच बने उन सरपंचों को सपोर्ट किया, ताकि हमारे गांव में खुद एक प्रैक्टिकली अनुभव हो, और हम बता सकते हैं दूसरे गांव में कि हमारे गांव में एक मॉडल पंचायत बनी। तो एक तो ये बात है। दूसरा, एक उस गांव में जो बदलाव का जो बात है कि गांव में एक स्थान है जहाँ पर चार भुजा का मंदिर है, जहाँ पर लोगों की एक आस्था है कि वहां लोग इकट्ठे होते हैं, साल में एक मेला भी लगता है। वहां पर कोई भी मसला है गांव का, तो उस मसले पर एक फेयर निर्णय हो। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर गांव के सारे लोग बैठ के एक साथ बातचीत करते हैं। इस प्रक्रिया में परंपरा से कुछ चलता था, फिर उसको थोड़ा ठीक रिवाइव किया। तो वहां पर अच्छा। तो उसको हर साल में कम से कम 2 बार वहां पर ऐसा अवसर होता है कि सारे गांव के लोग मिलते हैं आपस में। तो वहां पर कुछ भी मसला है, गांव का डेवलपमेंट का है, कुछ इस तरह का मामला है, तो पंचायत का कोलैबोरेशन करना वगैरह ये हुआ। तो दूसरा एफर्ट हमने इस तरह से किया। बाकी फिजिकली तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो मैंने कहा कि फिजिकली तो जहाँ जरूरत थी वहां लोगों ने काम किया। लेकिन जो इस समय अभी रिसेंटली भी कुछ लोग कह रहे थे कि हम आपके गांव में और देखेंगे, और कुछ कंपनियां आई गई कि हम पंचायत के साथ एक एमओयू करना चाहते हैं, कि प्लांटेशन करना चाहते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ तो कंपनियां नहीं आई, हमारे यहाँ तो पंचायत ने किया है। नरेगा नरेगा को लेकर सारा जो काम अभी रिसेंटली 5 साल में जो हुआ है, नरेगा को बेस बनाकर किया। नरेगा में बहुत सारा काम कर पाए, और वो एक उदाहरण के रूप में सामने आया। तो एक तस्वीर तो वहां पर काफी बदली है। ये नहीं कह सकते हैं कि 100% सब कुछ ठीक हो गया, वो वाली बात तो है नहीं, लेकिन काफी बदलाव, काफी चीजें हो पाई। और जो जुड़ाव है वो आज भी मेरा तो लाइव एकदम उनके साथ, गांव के साथ और गांव के साथ और पंचायत के साथ भी जुड़ाव है। बैक सपोर्ट मेरा लीडरशिप रोल में, मैंने कहा भी हम लीडरशिप रोल में उस तरह से नहीं जाएंगे, लेकिन बैक सपोर्ट में रहेंगे। गांव के मसलों में हम लीडरशिप रोल में रहते हैं, लेकिन पंचायत में लीडरशिप हमने दूसरों को। तो आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि राजस्थान में सोलर एनर्जी का काफी वृद्धि हुई है हम्म। उस सेक्टर में। तो ये विलेजेस में, जैसे ग्रामीण समुदाय पर क्या प्रभाव रहा है इसका? आपका कुछ पर्सनल अनुभव है इसके बारे में? हाँ, इतना नहीं है। हमने तो सुना, अभी तक हम देख रहे हैं, हम सोलर एनर्जी का हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर पे किया है अनुभव, थोड़ा बहुत खट्टा मीठा अनुभव है। अच्छा। तो वो मतलब सोलर एनर्जी का जगह जगह लोग
थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें जो टेक्निकली प्रॉब्लम भी है। और उसमें क्या है कि एक सिस्टम है कि आप अपने यहाँ पर सिस्टम लगाएंगे तो जो बिजली पैदा होगी वो वापस डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर आपका जो बिल रिड्यूस होगा। तो उसमें थोड़ा बहुत हो पाया, लेकिन वापस वही खराब हो जाता है सिस्टम। हमने हमारे सेंटर कोटरा में भी ये किया। तो अच्छा। कुछ जगह तो ठीक है, कुछ जगह ठीक नहीं चल रहा है, तो अभी तो उसको और थोड़ा रिवाइव करने की जरूरत है। सरकार ने कुछ सब्सिडी थोड़ा बहुत की है, लेकिन मैं पूरा ये नहीं कह सकता हूँ कि परफेक्टली चल रहा है। हाँ, बाकी तो कुछ। जो राजस्थान में जो सिविल सोसाइटी को लेकर जो कैंपेनिंग में, जैसे नरेगा के कैंपेन में, आरटीआई के कैंपेन में, और ये जो लास्ट में जो अकाउंटेबिलिटी का एक कानून भी चाहिए, उसके बारे में जो कलेक्टिवली 60-70 संस्थाएं मिलकर एसआर अभियान के साथ जो काम किया, वो भी एक सिग्निफिकेंट है। तो हमने कोशिश, आस्था ने एक एक ये कोशिश की कि हम अकेले, ऐसा मुद्दा है जो स्टेट लेवल का मुद्दा हो, नेशनल लेवल का मुद्दा हो, आस्था अकेली नहीं जाएगी, या आस्था के बैनर पे नहीं जाके सारे कलेक्टिव रूप से जो संगठन है उनके बैनर पे जाएंगे या कैंपेन के बैनर पे जाएंगे। तो उसके साथ में एक डायलॉग पिछले समय में काफी ठीक रहा। और कुछ कुछ जो पिछली वाली सरकार के साथ तो सारे डिपार्टमेंट के साथ एक संवाद रेगुलर हर 2-3 महीने में होता था कि मान लो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे राशन की हो, चाहे पेंशन की है, चाहे और नरेगा की है, और एफआरए की है, इन समस्याओं को लेकर सरकार के साथ बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहा। और उसमें हमारा बड़ा रोल रहा था कि कैसे इस इन मुद्दों को लेकर सरकार के साथ में लगातार एक संवाद बनाए रखें। तो ये एक बात और एक्स्ट्रा है। और बाकी नेशनल लेवल के कैंपेन में तो हम लोग एफआरए में था, ये एकल नारी का जो नेशनल लेवल का फोरम बना, और अलग हम्म। स्टेट राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट में भी एकल नारी के काम को बढ़ावा देने का काम आस्था के इनिशिएटिव से ही हुआ, जिसमें झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और ये जो स्टेट रहे, 8-9 स्टेट में जो है काम एकल नारी विडोज और सिंगल वुमेन का जो काम था, वो उसमें काफी बड़ा रोल अच्छा। आस्था का रहा कि फैसिलिटेट करने का जो वो कर पाए। उसमें एकल नारी के काम में ये है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें महिलाओं के लिए तकलीफ है, उसको महिलाएं कैसे ब्रेक करें। तो उन्होंने एक बहना दूज कार्यक्रम शुरू किया, है ना, अच्छा। भाई दूज के बजाय उन्होंने हम्म। बहना दूज कार्यक्रम शुरू बहना किया। दूज। हाँ, हर साल एक बार महीने महिलाएं मिलती हैं। इस बार भी जस्ट अभी दिवाली के बाद में उन्होंने कोटा में बहना दूज आयोजित किया, और इसमें महिलाओं को बुलाया था। एकल नारी संगठन के बैनर पे ये बहना दूज आयोजित करते हैं, और उसमें महिलाएं एक दूसरे को धागा बांधती हैं, प्लस उसके साथ में वो सेलिब्रेट करती हैं कि महिलाएं महिलाएं को कैसे सपोर्ट करें। और तो ये एक नई यूनिक बात थी। फिर विधवा महिलाएं अपने बच्चों की शादी में वहाँ खुद अटेंड करें, खुद आगे आवें, तिलक लगाएं, बिंदी लगाएं, चूड़ी पहने, कलरफुल साड़ी पहने। तो ये जो परंपरागत जो ऐसे रिवाज थे जिसके कारण महिलाओं को तकलीफ होती थी और हो रही थी है, उसको तोड़ने का काम भी महिलाओं ने किया। तो ट्रेडिशनल कस्टम को तोड़ना, प्लस महिलाएं अपने राइट्स जो अधिकार हैं, ये जो उनके जमीन का अधिकार है, बच्चों के पालनहार की बात है, तो इस तरह के जो पेंशन की मुद्दे हैं, राशन पेंशन, महिला का राशन कार्ड में मेन मुखिया के रूप में मानना, ये सब चीजें हम करवा पाए। और ये एक कल्याणकारी संगठन का बड़ा रोल इसमें स्टेट लेवल पे भी रहा, और नेशनल लेवल पे भी वो टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेट की महिलाओं के साथ ये कोलोब्रेशन करते हैं। तो ये भी एक बड़ा काम हम कर पाए। तो अलग अलग मुद्दों वाइज जो है हम अ, महिलाओं के मुद्दे हो, ट्राइबल के मुद्दों पर बहुत सारा काम हुआ, एफआरए को लेकर, हम्म। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को लेकर, तो बहुत सारे काम हम कर पाए इसमें। ये तो आपका जो महिला के लिए प्रोजेक्ट है ये बहुत ही यूनिक है सर। ये तो या बाकी स्टेट्स भी इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। बहुत ही हाँ, बढ़िया। बाकी जगह भी ऐसा था कि राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच बनाया था, उसमें अलग अलग स्टेट में बैक सपोर्ट में अलग अलग एनजीओ सपोर्ट में लिए थे हमने। अच्छा। तो वो जैसे सूत्रा था हिमाचल में, हम्म। झारखंड में ये जो बिन्नी और ये लोग थे, और तो अलग अलग राज्यों में बैक सपोर्ट में लिया था। अभी क्या है कि एक समय था जब आस्था उसको सपोर्ट कर पाती थी फाइनेंशियली, लेकिन अभी समय तो हमारे पर भी क्राइसिस है, तो हम अभी तो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ समय से। तो अभी वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। राष्ट्रीय मंच की बैठक साल में कम से कम एक बार होती है।
अच्छा। और एकल नारी संगठन राजस्थान लेवल का है, तो वो अभी सक्रिय है, वो काम कर रहा है। धन्यवाद भंवर सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी स्तर पर की पहलों और समुदायों के लिए प्रभावशाली बदलाव लाने में आपके अमूल्य योगदान के बारे में हमें बताने के लिए। नमस्ते।